पति की मौत के बाद सुधा और उसकी बेटी प्रिया अपनी देवरानी और देवर के सहारे किसी तरह दिन काट रही थी। सुधा का देवर पीयूष तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी बहुत खराब थी। वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से बस इस फर्श को घिसने में लगी है। खाना क्या तेरा मरा हुआ पति बनाएगा ऊपर से आकर? खाना मैं अभी बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए, और देवर जी के दफ्तर जाने से पहले ही खाना तैयार हो जाएगा। खाना तैयार हो जाएगा? आप ना दिन पर दिन काम चोर होती जा रही हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चल अब जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी खाना बनाने चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का काम बस उसी से लेती थी। ऐसे ही समय बीता। सुधा सारा काम अपनी जेठानी और उसकी छोटी 8 साल की बच्ची से लेती थी। एक रोज सुधा लगातार काम करने के कारण काफी थक जाती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता है। उस रोज वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। ये देख देवरानी गुस्से में आ जाती है। क्या है ये सब जेठानी जी? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो। आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? अंकिता, मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। सर में तेज दर्द भी है। आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो देवरानी गुस्से में आ जाती है। वाह जी वाह, ठूस ठूस कर खाने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ऐसे काम करने में तुम माँ बेटी को तकलीफ होती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी, समझी? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों माँ बेटी यहाँ से चलती बनो। अंकिता उनके सामान की पोटली उठाकर फेंक देती है, साथ ही उन दोनों को घर से भी निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो। मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं यहाँ जितना काम करती हूँ उतना कहीं और करूँ तो हमें 2 वक्त की रोटियां तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है। मिल ही जाएंगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से और भीख मांग कर खा। सुधा अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। बुखार से तपती हुई वो लगातार अपनी बेटी के साथ पैदल चलती रहती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते चलते उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पानी पानी, माँ तुम यहीं रुको, मैं भागकर पानी लाती हूँ। प्रिया भागते हुए पास की नदी में जाती है और वहाँ पड़ी एक प्लास्टिक बोतल में पानी लेकर आती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो सुधा वहाँ नहीं होती। माँ कहाँ चली गई तुम? माँ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। अब प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। वो आस पड़ोस के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब क्या आपने मेरी माँ को देखा? मैं क्या तेरी माँ का नौकर लगाऊं जो उस पर नजर रखूं? चल भाग यहाँ से, धंधा करने दे। फिर प्रिया रोते हुए अपनी चाची के घर आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है वो अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती है? क्या पता वजह कुछ और हो। और प्रिया बेटी, अब तुम यहीं रहो हमारे साथ। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। इसकी माँ तो अपने यार के साथ भाग गई, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूं? नहीं। अरे तुम्हारा क्या जाता है, यहाँ रहेगी तो 2 सूखी रोटी दे दिया कर, बदले में घर का सारा काम करवा लिया कर। ये सुनकर देवरानी खुश हो जाती है। अब वो प्रिया से दिन रात काम करवाती रहती और अपने बेटे का जूठा बासी खाना उसे खाने को देती। मैं नहीं खाऊंगी ये जूठा खाना। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझी? अगर तुझे यहाँ रहना है तो जूठा और बासी खाना ही खाना पड़ेगा। अब वो उसे बासी खाना खाने को ही देती। भूख से मजबूर उसे अब वो खाना ही खाना पड़ता है। एक रोज देवरानी का बेटा अंकुश अपनी माँ से जिद करता है। माँ, मुझे मैक्रोनी खानी है। मेरे स्कूल के थोड़ी दूर पर एक ठेला है, सुना है वहाँ की मैक्रोनी बहुत ही अच्छी होती है। पापा को बोलो हमें लेकर चले वहाँ। सुना है वहाँ बहुत लोगों की भीड़ आती है उसकी मैक्रोनी खाने। अच्छा, फिर तो मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए और हमें वहाँ लेकर चले। अंकिता अपने पति को फोन कर देती है। मैक्रोनी खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर आऊंगा, तब चलेंगे उस ठेले पर। शाम को वो सभी उस ठेले पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रिया बोलती है। चाचा, मैं भी मैक्रोनी खाने जाऊंगी, मेरा भी बड़ा मन है। हाँ, जैसे तेरा बाप तो जायदाद छोड़कर गया है ना। क्यों गुस्सा करती हो अंकिता? चलने दो, इसे भी बच्ची है, इसका भी मन होगा। अब वो सभी उस ठेले पर मैक्रोनी खाने चले जाते हैं जहाँ काफी लंबी भीड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ तो। ऐसे में तो रात तक नंबर आएगा। ऐसा करते हैं, आज कहीं और से कुछ खा लेते हैं, यहाँ हम फिर किसी दिन आएंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी कुछ ग्राहक आपस में बात करते हुए। गजब स्वाद है इस मैक्रोनी वाले के हाथों में। इतनी टेस्टी मैक्रोनी तो हमने आज तक नहीं खाई। ये सुनते ही देवरानी के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच में इतनी अच्छी मैक्रोनी है यहाँ की? अब तो हम खा कर ही जाएंगे, फिर काफी देर तक इंतजार भी करना पड़े तो कोई बात नहीं।
अब वो भी ठेले पर नंबर लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका नंबर आता है तो ठेले पर खड़ी औरत को देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुधा ही थी। सुधा को देखते ही प्रिया भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। माँ तुम जिंदा हो माँ? और तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बेटी, उस दिन मैं जब तेज तबीयत खराब होने के कारण वहाँ पड़ी हुई थी तब। मुझे बचा ले प्रभु, मेरी बच्ची को अनाथ मत होने देना। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी ठेला लेकर आ रहा था। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई पानी देता हूँ। लेकिन मैं कुछ कहने सुनने की होश में नहीं थी। फिर ये बाबा मुझे जैसे तैसे अपने घर ले आए। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने मुझे यहीं अपने साथ ही रहने दिया और साथ ही मुझे ये बढ़िया मैक्रोनी भी बनानी सिखाई। हमने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली बेटी। मैं चाचा के घर वापस चली गई थी माँ। मुझे लगा तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तुझे वहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तू आ गई है ना, तो अब तू अपनी माँ के साथ ही रहेगी। नहीं भाभी, आप दोनों हमारे साथ अपने घर वापस चलिए, इन बाबा को यहीं छोड़िए। अब हम खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप उसी में मैक्रोनी बनाकर बेचना और हम खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के कारण आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, जिसने मुझे छत दी, आप चाहते हो मैं उसे ही धोखा दूं? कभी नहीं। अब मेरे ठेले पर आए हो तो मेरे हाथ की मैक्रोनी खाते जाओ, लेकिन हमारे वापस आने का ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। अंकिता देखती है कि कैसे उसकी अनपढ़ जेठानी इतनी टेस्टी मैक्रोनी बेचकर पैसे कमा रही है। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। और अब दोनों माँ बेटी उस बूढ़े बाबा के साथ खुशी खुशी रहती हैं। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं, तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है, तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना? जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली, अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है,
उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च झोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्णव और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। Thanks for watching.